हेलो दोस्तों, माय साइंस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग ये गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने परावर्तन पर एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आपको वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगा, या फिर आप इस आई बटन पर भी देख सकते हैं। अब की बार जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त हुआ, उसमें इस गोली दर्पण से कई प्रश्न पूछे गए थे। इस वीडियो पर बने रहिए। वीडियो के अंत में मैं उन सारे प्रश्नों को भी आप लोगों को दिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि उन सारे प्रश्नों को केवल देख करके ही कैसे टिक करेंगे, ये तरीका भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखा दूंगा। तो वीडियो पर बने रहिए, छोड़कर जाइएगा नहीं। चलिए आज के क्लास को सीधा आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, ये जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण एक्चुअली में है क्या? तो गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है। यहाँ देखिए ना, ये जो है दर्पण, ये इसको अगर हम लोग आगे बनाएंगे, ऐसे आगे अगर बनाएंगे तो ये किसी न किसी गोले का ही तो कटा हुआ भाग है। गोलीय दर्पण मतलब कांच का खोखला गोला जिसको काट करके अलग किया जाए तो वहाँ से हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। देख लीजिए, ये मैंने डॉट डॉट लाइन से बताया है कि ये पूरा एक गोला था। अब इसी को काट करके या आप बीच में काटिए या बगल में काटिए, काटने के बाद एक कटोरी के समान अलग हो जाएगा। उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आपने समझा कि किसी भी कांच के गोले का खोखला गोला होना चाहिए, अगर उसको हम लोग काट देंगे तो हमें गोलीय दर्पण मिल जाएगा। अब गोलीय दर्पण जो है, उस गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं। देखिए, अब जैसे ये है, ये किसी कांच का ये कटा हुआ गोला का ही तो भाग है। अब इसका परावर्तक पृष्ठ मतलब जानते हैं ना, परावर्तन में मैंने बता दिया था कि जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा करके वापस जाता है उसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो यहाँ देखिए, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, अगर किसी गोले का परावर्तक पृष्ठ गड्ढा वाला हो, यहाँ देख रहे हैं ना, ये गड्ढा है। अगर परावर्तक पृष्ठ ये गड्ढा वाला होगा तो वैसे हम लोग दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। गड्ढा वाला भाग मतलब परावर्तक पृष्ठ अगर गड्ढा वाला भाग है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? हम लोग इसको कहेंगे अवतल दर्पण। अब यहाँ देखिए, इसमें फिर अगर किसी गोले का परावर्तक पृष्ठ जहाँ से प्रकाश टकरा करके लौट आता है, अगर वो पृष्ठ ऊंचा रहे तो हम लोग उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। यहाँ देखिए, इसमें इधर से क्या है, ये ऊंचा है तो ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब क्या है कि गड्ढा वाला भाग अगर परावर्तक पृष्ठ है तो हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, और ऊंचा वाला भाग अगर परावर्तक पृष्ठ है तो हम लोग उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। ऊ से उत्तल, ऊ से ऊंचा। याद करने का बहुत ही सरल ट्रिक है। तो एक ठो अगर याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप समझ चुके होंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? तो खोखले कांच के गोले का एक कटा हुआ भाग है जिसका ये गड्ढा वाला परावर्तक पृष्ठ हो सकता है या फिर ये ऊंचा वाला परावर्तक पृष्ठ हो सकता है ना। तो किसी भी गोलीय दर्पण के जो बाहर की ओर वक्रित हो, देखिए ये बाहर की वक्रित है तो ये उत्तल दर्पण, अंदर की ओर वक्रित है तो अवतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। ये जो गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण, इसमें हमें कुछ पॉइंट देखने होंगे। वही पॉइंट ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए मैं वीडियो के अंत में वो सारे क्वेश्चन को भी दिखाऊंगा जो पूछा गया था। वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं। दोनों पॉइंट होगा, दोनों में सेम पॉइंट होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब देखिए ये जो दर्पण है, ये दर्पण कोई ना कोई गोले का भाग है। अभी तो मैंने बताया ये कोई ना कोई गोले का ही तो भाग है। ये दर्पण किसी न किसी गोले का भाग है ना। ये जो गोला है, ये गोला, इस गोले का कोई ना कोई तो केंद्र होगा। मान लीजिए यहाँ केंद्र होगा, तो ये गोले का जो केंद्र है, ये गोले का केंद्र वो क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र।
गोले का केंद्र, जिस गोले से उसको काट करके बनाया गया था, उस गोले का जो केंद्र है, उस केंद्र को हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया कि गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है तथा इसे अक्षर C से दर्शाते हैं। ये जो गोला है, इस गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम लोग अक्षर C से दर्शाते हैं। अब यहाँ भी देखिए, ये जो उत्तल है, ये उत्तल में भी आगे देखिए, अगर हम ऐसे खींचें तो ये भी एक गोला बन गया। अब इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब ये जो गोला है इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये भाग जो है इसका, या फिर इसका जो ये भाग है इसका परावर्तक पृष्ठ, और ये भाग है इसका परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या होता है कि उसके अपोजिट में, उल्टे में पेंट किया गया होता है। जिधर पेंट किया जाता है उसका उल्टा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यहाँ देखिए, ये जो कांच का गोला है, इस कांच के गोला में इधर देखिए पेंट किया गया है। ये जो आप ये चिन्ह जो देख रहे हैं, इसका माने हुआ पेंट किया हुआ भाग है। तो इसका पेंट किया हुआ भाग इधर है तो परावर्तक पृष्ठ इधर होगा। मतलब क्या है कि पेंट किया हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के विपरीत होता है। यहाँ भी देखिए, इसमें ये जो आप जो ये चिन्ह देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये पेंट किया हुआ भाग है। तो पेंट किया हुआ भाग इधर है तो परावर्तक पृष्ठ इधर होगा। बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब ये जो इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ, इस परावर्तक पृष्ठ का कोई न कोई बीच वाला भाग तो होगा। जब ये कटोरी के समान कटा हुआ है तो इसका कोई न कोई बीच वाला भाग होगा। कोई न कोई इसका बीच वाला भाग मतलब मध्य वाला भाग, जैसे यहाँ पर देखिए जरूर है, यही ना इसका मध्य वाला भाग है। इसका भी देखिए, इसका जो मध्य वाला भाग है वो यहाँ है। तो ये जो मध्य वाला भाग है इसको कहते हैं हम लोग दर्पण का ध्रुव। जो मध्य वाला भाग है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य वाला भाग को हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ये जो ध्रुव है ये दर्पण का ही भाग होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ। आइए दोस्तों, मैंने लिख दिया है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे अक्षर P से दर्शाते हैं। यह दर्पण का ही भाग है, बस ये ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि जो P है ये दर्पण पर ही न स्थित है, इसीलिए ये दर्पण का ही भाग है। अब यहाँ भी देखिए, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये उत्तल दर्पण। अब परावर्तक पृष्ठ के बीच में क्या है, यही वाला भाग है। ये वाला भाग तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव, इसे हम लोग P से दर्शाते हैं। चलिए इसे हम लोग P से दर्शाते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए, हम लोगों ने वक्रता केंद्र को समझ लिया और ध्रुव को भी समझ लिया है। चलिए, इसका वक्रता केंद्र कहाँ था, तो वक्रता केंद्र इसका यहाँ पर था। इसे हमने अक्षर C से दर्शाया था। ध्रुव को हमने P से दर्शाया है। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ और यही इसी में सब कुछ आपको समझा दूंगा। अब देखिए, ये जो P है मतलब ध्रुव, और ये जो C है मतलब वक्रता केंद्र, इस दोनों को एक लाइन से मिला देते हैं। देखिए, एक लाइन से मिला देंगे इसको, तो इस लाइन को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। मतलब क्या है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए मैं इसे भी लिख देता हूँ। आइए दोस्तों, मैंने लिख दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे PC से निरूपित किया जाता है। क्यों, देखिए यहाँ पर P है और यहाँ पर C है, तो ये रेखा क्या है, PC ही न है, तो इसे PC से निरूपित करते हैं। देखिए, अब आप इधर का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटा कर यहाँ पर अभी आपको और कुछ सिखाने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इधर का। चलिए मैं इसे मिटा कर यहीं पर आपको और कुछ परिभाषाएं सिखा देता हूं। मैंने अभी आप लोगों को दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र,
तथा मुख्य अक्ष को समझा दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो दर्पण है ये किसी न किसी गोले का ही तो भाग है, किसी न किसी गोले का ही भाग है। जब ये किसी गोले का भाग है तो इस गोले की कोई ना कोई त्रिज्या भी रही होगी। तो ये जो गोले की जो त्रिज्या है या त्रिज्या जो थी, उसी को इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब इस गोले की जो त्रिज्या है उसी को इस गोले की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम लोग अक्षर C से दर्शाते हैं। तो ध्यान रहे, ये जो गोला है इसका केंद्र ही तो इसकी त्रिज्या है। इसका मतलब है कि वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता केंद्र एक ही को कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए मैं इसे भी लिख देता हूँ। आइए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया है, दर्पण जिस गोले का है, मतलब जिस गोले को काट कर बनाया गया है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर C से निरूपित करते हैं या दर्शाया जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र एक ही को कहते हैं। चलिए अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसमें दो चीज़ें और समझ लेंगे। चलिए अब देखिए क्या है कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है, सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो अवतल दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ यही वाला है। इधर पेंट किया हुआ भाग है तो इधर परावर्तक पृष्ठ है। अब ये परावर्तक पृष्ठ जो है, अब इसमें ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें भेजिए, यानी आपतित कीजिए। प्रकाश की किरणें जो आपतित हो रही हैं ये सीधा कहाँ पड़ी है? जा कर के इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर। चलिए मैं यहाँ पर तीर बना देता हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने तीर बना दिया इसका मतलब है कि प्रकाश इधर से जा रहा है। अब देखिए, जब ये प्रकाश इस परावर्तक पृष्ठ पर पड़ा तो वहाँ से अब ये परावर्तित होगा। अब ये परावर्तित किधर होगा? तो देखिए बीच वाला जो है ये तो ज्यों का त्यों वापस आ जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ से ये जो है ये यहाँ आ जाएंगे। यहाँ वाला देखिए, ये देखिए ये यहाँ आ जाएंगे। यहाँ देखिए ये यहाँ आ जाएगा। ये वाला देखिए यहाँ आ जाएगा। यह इधर क्यों मुड़ा? क्योंकि ये इधर दर्पण ऐसे टेढ़ा है, तो टेढ़ा है तो प्रकाश टेढ़े ना जाएगा। ये दर्पण जिधर मुड़ा हुआ है प्रकाश उधर ही जाएगा। तो देखिए ये आपतित किरण जो है इस दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद ये परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद ये देखिए मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर जाके मिल गया है। तो जिस बिंदु पर यह मिल गया उसको हम लोग कहते हैं फोकस। मतलब समझ लीजिए कि किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के सतह से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए मैं इसे भी लिख देता हूँ। आइए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अक्षर F से दर्शाते हैं। यहाँ देखिए परावर्तन के बाद ये कहाँ मिली है? तो यहाँ मिली है, तो यही हो गया दर्पण का मुख्य फोकस। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया दर्पण का ध्रुव जिसे P से दर्शाते हैं, और ये हो गया फोकस जिसे F से दर्शाते हैं। तो F और P के बीच की जो दूरी है उसे कहते हैं हम लोग मुख्य फोकस। इसे मैं लिखूंगा नहीं, इसे आप ऐसे ही याद रख लीजिए कि ध्रुव, दर्पण का ध्रुव और इसका मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग फोकस दूरी, और इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। इसे हम लोग स्मॉल f से दर्शाते हैं। सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप इधर का एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अब आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैंने वो क्वेश्चन को मेंशन कर दिया है जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। देखिए क्या था, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ स्थित होता है? गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ स्थित होता है? मैंने बता दिया कि वो दर्पण के बीचों बीच स्थित होता है। देखिए
मान लीजिए कि ये दर्पण है, इस दर्पण के बीचों बीच यहाँ पर स्थित होता है। देखिए ये दर्पण है ना, ये गोलीय दर्पण, इसी का जो बीच वाला भाग है यहीं पे इसका ध्रुव स्थित होता है। मैंने अभी कॉन्सेप्ट में आपको सब कुछ समझा दिया था, उधर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इसका आंसर कितना आसानी से दे दिए, दर्पण के बीचों बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो था, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये P है ना, और यहाँ पर क्या है इसका वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र P तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष। दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुख्य अक्ष। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूँ। देखिए अगर हम फोकस दूरी निकालेंगे तो सीधा उसको r/2 कर दीजिए। ये जो r है ना, ये r है वक्रता त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर r कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। r कितना है, 20 सेंटीमीटर बट्टा में क्या है, 2 मतलब क्या है कि फोकस f बराबर क्या हो गया, r/2। r के जगह पर हमने 20 लिखा, बट्टा में 2, ये कटा दिया तो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया। एक बात और देखिए, अगर फोकस दूरी देगा और हमें निकालना है वक्रता त्रिज्या, तो उसको हम लोग सीधा सीधे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। देखिए वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुना फोकस दूरी, 2 गुना फोकस दूरी। समझ गए ना, फोकस दूरी दिया रहेगा, फोकस दूरी को हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहाँ स्थित होता है। तो देखिए दर्पण का मुख्य अक्ष कहाँ स्थित होगा, तो देखिए कहाँ स्थित होगा, तो वो स्थित होता है P तथा वक्रता केंद्र। तो कहाँ स्थित होता है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आपकी बार पूछा गया था। आप इसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए अब आज की सेवा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। देखिए ये यूट्यूब पर एक नया चैनल है, इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाइए, ये आप लोग का कर्तव्य है। आप लोग को अच्छे चीज़ ला कर दिखाना ये मेरा कर्तव्य है। चलिए अगर ये वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे से भी कराइए। फिर मिलते हैं एक नए और शानदार यानी कि इसी का अगला भाग ले करके। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।